अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट्स दोनों हैं तो क्या उन्हें एक ही कॉन्ट्रैक्ट मान लें या उन लीज और नॉन लीज कंपोनेंट्स को अलग करें, उनका अलग अकाउंटिंग करें, किस तरीके से हमें इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसे तो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि लीज और नॉन लीज कंपोनेंट्स को अलग अलग करके ही दिखाना चाहिए। लीज कंपोनेंट की अकाउंटिंग अलग होनी चाहिए और नॉन लीज कंपोनेंट्स की अकाउंटिंग अलग होनी चाहिए। तो लेसीज को लीज और नॉन लीज कंपोनेंट्स को अलग करना चाहिए, पर अगर वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगा देते हैं जिस वजह से अलग नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लीज कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अवेलेबल है कि अगर आप नॉन लीज कंपोनेंट को अलग नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे लीज अरेंजमेंट का हिस्सा ही मान लेंगे और लीज अकाउंटिंग के तहत ही उसकी अकाउंटिंग करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लीज और नॉन लीज कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। 1 जनवरी 20X1 को स्विश एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। इन्होंने लीज पे क्रेन ली है 3 साल के लिए। लेसर एग्री करता है कि वो क्रेन को मेंटेन भी करेगा इन 3 सालों के लिए और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो तय हुई है वो है 1,80,000। स्विश हर साल 60,000 की पेमेंट करेगा और ये कमेंस हो जाती है 31 दिसंबर 20X1 को। स्विश लीज और नॉन लीज कंपोनेंट्स की काउंटिंग अलग अलग दिखाएगा। वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर हम अलग अलग एंटर करते तो जो क्रेन का कॉन्ट्रैक्ट है लीज पे लेने का वो 1,60,000 का होता और जो मेंटेनेंस सर्विसेज है उनका खर्चा 40,000 होता। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इनका 5% है। तो इनकी अकाउंटिंग इस तरीके से होगी कि टोटल जो फेयर वैल्यू है मार्केट में अगर हम अलग अलग लेते तो करीबन 2 लाख का खर्च आता, पर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को 1,80,000 में ले लिया है। इस वजह से हमें एलोकेट करना होगा इस अमाउंट को 1,80,000 को क्रेन और मेंटेनेंस सर्विसेज में कि कितना क्रेन के लिए है और कितना मेंटेनेंस सर्विसेज की है। टोटल फेयर वैल्यू मार्केट में इनकी 2 लाख है कि अगर हम बाजार से लेते तो 2 लाख का खर्च आता, पर हमने इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया लीज और नॉन लीज कंपोनेंट्स का तो हमें 1,80,000 में मिला। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम दोनों में इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे और इसकी अकाउंटिंग भी अलग अलग होगी। मेंटेनेंस सर्विसेज की अकाउंटिंग अलग होगी और लीज लायबिलिटी की अकाउंटिंग अलग होगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये अकाउंट होगा। तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ लीज कंपोनेंट को देखूं तो वो है 1,60,000 और फेयर वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज है 40,000। टोटल कीमत है 2 लाख, पर हमने दी है 1,80,000। अगर हम रिलेटिव स्टैंड लोन फेयर वैल्यूज के बेसिस पे इन्हें बांटने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि क्रेन की जो वैल्यू है इस कॉन्ट्रैक्ट में वो है 1,44,000 और जो नॉन लीज कंपोनेंट्स है उसके लिए जो वैल्यू असाइंड है वो है 36,000 और टोटल वैल्यू है 1,80,000 की। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हर साल पेमेंट करेंगे 60,000 का हम पेमेंट करेंगे 3 साल के लिए और टोटल 1,80,000 का पेमेंट होना है 1,80,000। तो ये साल में जब हम 60,000 का पेमेंट करेंगे तो कितना लीज कंपोनेंट का है और कितना नॉन लीज कंपोनेंट का है ये भी इसी रिलेटिव स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस की बेसिस पे हम तय कर सकते हैं कि 48,000 का जो पेमेंट है 60,000 में वो लीज कंपोनेंट का है और 12,000 का पेमेंट है वो नॉन लीज कंपोनेंट का है, क्योंकि नॉन लीज कंपोनेंट की टोटल वैल्यू 36,000 है 3 साल की, तो हर साल की 12,000 नॉन लीज कंपोनेंट की है। तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि 60,000 की पेमेंट में से लीज कंपोनेंट का 48 है और नॉन लीज कंपोनेंट का 12 है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? अब हमें ये पता लग गया कि हर साल हमने 48,000 का पेमेंट करना है लीज पेमेंट्स के रूप में। 48,000 1 साल बाद, 48,000 2 साल बाद और 48,000 3 साल बाद। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट लीज हमें नहीं पता तो हमने इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का इस्तेमाल किया 5% के रेट का, और हमें ये पता लगा कि इन 48,000 की पेमेंट्स का आज प्रेजेंट वैल्यू है 1,30,716। इसका मतलब 1,30,716 का हम लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे और इसी कीमत का एक एसेट रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। ये अकाउंटिंग होगी हमारे लीज कंपोनेंट की। नॉन लीज कंपोनेंट्स के लिए हमने मेंटेनेंस सर्विसेज ली हैं जिसमें हम मेंटेनेंस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 12,000 से, और हम कैश पेमेंट कर ही रहे हैं 12,000 की, तो कैश पेमेंट से 12,000 को मेंटेनेंस सर्विसेज को सेटल कर देंगे। जो आरओयू एसेट हमने रिकॉग्नाइज किया ये डिप्रिशिएट भी होगा 3 ईयर पीरियड के दौरान, और जो हमने लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी चार्ज होगा और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। आरओयू एसेट को अगर हम डिप्रिशिएट करेंगे तो 1,30,716 का एसेट 3 साल के दौरान अगर डिप्रिशिएट होगा तो 43572 का डिप्रिसिएशन चार्ज लगेगा पीएनएल में और आरओयू एसेट इस कीमत से कम होगा। लीज लायबिलिटी का अमाउंट है 1,30,716, इसके ऊपर अगर हम 5% का इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 6536 का चार्ज होगा पीएनएल अकाउंट में और लीज लायबिलिटी इस अमाउंट से बढ़ेगी और एंड ऑफ द पीरियड ये
कम होगी 48,000 की पेमेंट से, क्योंकि टोटल 60,000 की पेमेंट में 12,000 की पेमेंट हम मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए कर रहे हैं और 48,000 की पेमेंट हम लीज लायबिलिटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से मेरा लीज लायबिलिटी का बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस है 130,716 प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस 6,536 और माइनस 48,000 होगा और बैलेंस हमारा रिकॉर्ड होगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर 89252 का बैलेंस रिकॉर्ड होगा लीज लायबिलिटी का। और 3 साल में ये लीज लायबिलिटी सेटल हो जाएगी, क्योंकि हम हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेंगे और पेमेंट करेंगे 48,000 का, तो 3 साल में ये लायबिलिटी भी सेटल हो जाएगी। इस तरीके से हम लीज और नॉन लीज कंपोनेंट्स की अकाउंटिंग करेंगे।